हाँ जी प्यारे बच्चों, स्प्रिंग मास का मोशन मैं शुरू करूं उससे पहले एक बात पे विचार कर लें। आपने एसएचएम में चाहो तो उसको अलग से नोट भी कर लें। इन एसएचएम एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा स्क्वायर वाई मैग्नीट्यूड। ओके, सो ओमेगा स्क्वायर इज ए अपॉन वाई, वैसे स्क्वायर है, और ओमेगा इज अंडर रूट ए अपॉन वाई। ओमेगा एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर पूरा एक चक्कर काट ले वो तो 2 पाई, और पूरे एक चक्कर का टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन टी इज अंडर रूट ए अपॉन वाई। सो टी इज 2 पाई के साथ अंडर रूट में y अपॉन ए। इसको अगर मैं वर्ड में लिखूं तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। इसको प्यारे बच्चों तुरंत नोट कर लो अलग से, ठीक है, इमीडिएट पॉज करके नोट कर लेना और तब आगे बढ़ना। फिर याद दिलाता हूं, इन एसएचएम एक्सीलरेशन इज 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। ओके, आगे हेडिंग पढ़ी है पिछली वीडियो में, स्प्रिंग मोशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इट इज ए स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग। Ideal means there is no increment in length due to its own weight. A block is hanging with it and slowly, gently released. Not oscillation starts. Some stressed and then equilibrium is take place. Say L is the increase in length. स्प्रिंग को जैसे खींचते हैं तो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जो उसे वापस लाने की कोशिश करेगा। जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ही ज्यादा लगता है। रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन लेंथ। यानी कि इस पे जो ऊपरी तरफ फोर्स लग रहा है एफ डैश कह दीजिए, इज इक्वल टू, पहले यहां समझना, प्रोपोर्शनल टू एल। जितना ज्यादा खींचोगे फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। दूसरा माइनस कि खींच नीचे रहे हो, फोर्स लग रहा है उल्टा वापस आने के लिए, और प्रोपोर्शनल टू घटा के कांस्टेंट लगा दीजिए, इज इक्वल टू माइनस के एल। माइनस के एल, और ज्यादा खींचोगे एल और ज्यादा हो जाएगा, फोर्स और ज्यादा हो जाएगा। ये आप अनुभव कर सकते हो। किसी स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचोगे उतना ही ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। आप जो बॉडी बनाने वाला स्प्रिंग होता है, 2 सेंटीमीटर यूं खींचा, अगला 2 सेंटीमीटर खींचने ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और अगले 2 सेंटीमीटर, अगले 2 सेंटीमीटर, अगले 2 सेंटीमीटर और ज्यादा। यानी कि जितना स्प्रिंग खींचता जा रहा है, अप्लाइड फोर्स उतनी ही ज्यादा की जरूरत है। और अप्लाइड फोर्स तो उतना लगाता है ना जिस फोर्स से वापस आना चाह रहा है, उतने हमें लगाना पड़ेगा। यानी जितना ज़्यादा खिंच गया, वापस आने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उतना ही ज़्यादा लग रहा है। यानी कि सीधा सीधा एल के ऊपर डिपेंड है। ओके, और इस फोर्स ने इस वेट को पूरा बैलेंस कर दिया। अगर मैं इसको और खींचूं तो ये और खिंच जाएगा, ये फोर्स और स्ट्रांग हो जाएगा जब ये उतना ही। अब जब इसी ने इसको बैलेंस कर दिया तो और खींचने पे जब भी थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा फिर थोड़ी बैलेंस होगा।
फिर तो छोड़ते ऊपर जाना पड़ेगा उसको, और घूम फिर करते हुए यहीं पे आ जाएगा फिर दोबारा। ये मेन पोजीशन है इसकी। जब मीन पोजीशन से y डिस्प्लेसमेंट पर है वो, तब नीचे का वेट तो उतना ही है, पर ऊपर का वेट तो ज्यादा हो गया ना। एफ डबल डैश का माइनस के इंटू कितना खिंचा हुआ है, 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा काम पड़ गया, 2 मिनट पॉज कर रहा हूँ मैं, अभी आता हूँ। हाँ तो क्या बात थी? अब ये माइनस के और लंबाई कितनी होगी, एल तो पहले थी और प्लस वाई और इस समय, जो कि नीचे का वेट तो नहीं। ये माइनस के एल ही इसको बैलेंस कर रहा था, और तो माइनस के एल के साथ माइनस के वाई भी आ गया। अब तो ऊपर फोर्स ज्यादा लग गया, अब ये इसमें नहीं रहेगा, इस पर फोर्स ऊपर ही लगेगा। अब आप इस आर्टिकल को शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बना लें, डायग्राम बनाए मैंने अब तक, ठीक है? पॉज कर दें और डायग्राम बना लें आराम से। उसके बाद लेट ए स्प्रिंग इज हैंगिंग स्टेट, इज एट हैंगिंग स्टेट। ए मास, जो जो दिखाई दे रहा, जो दिमाग मारा वो लिख दो कम से कम शब्दों में, 2-3 लाइन में बस। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज हैंगिंग थ्रू इट इन इक्विलिब्रियम, L is the stretch in length, या increase in length of spring. Then F dash plus mg equal to 0. Net force 0 हो जाना चाहिए. F dash is minus KL plus mg equal to 0. So KL equal to mg. Okay. इसके बाद अब ढंग से सुने क्या लिखना है। अब जो इसके बाद लिखना है, नाउ इफ ब्लॉक इज सम मूव्ड डाउनवर्ड एंड रिलीज्ड, ऑस्किलेशंस स्टार्ट्स व्हेन इट इज एट डिस्प्लेसमेंट y फ्रॉम मीन पोजीशन, देन net force on it. Net force, तमाम बात लिखने के बाद net force on it, F double dash plus mg. F double dash है माइनस के इंटू एल प्लस वाई प्लस mg, माइनस के एल माइनस के वाई प्लस mg, माइनस का KL इज इक्वल टू mg, माइनस KY माइनस mg फ्रॉम 1, mg कैंसिल, नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस KY। नेट फोर्स ये लग रहा है जो इक्विलिब्रियम से y नीचे है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन जड़ है बस एक्सेलरेशन को प्रूफ करने की। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस A इज इक्वल टू F अपॉन M इज इक्वल टू माइनस KY अपॉन M। इस सिस्टम के लिए फोर्स कांस्टेंट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और ब्लॉक का मास भी कांस्टेंट है फॉर गिवन सिस्टम। ये नहीं कि आपने कोई एक ब्लॉक हटा के दूसरा लगा दिया तो चेंज हो जाएगा। फॉर ए गिवन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए K और M कांस्टेंट है, इसलिए एक्सीलरेशन या लिख दो पहले, हेंस फॉर गिवन सिस्टम K upon M is constant. Therefore, acceleration directly proportional to minus displacement. और जहाँ ये प्रूफ हुआ आप डंगे की चोट पे कह सकते यस इस इज SH, ठीक है। सो दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन SH।
प्रूफ हो गया। उसके बाद इधर का पोर्शन रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, कुछ कुछ आ रहा हो जाएगा, या तो मिटा देता हूँ, ये आप नोट करेंगे साथ साथ। आप तो ऑनलाइन हो, दोबारा देख सकते हो आगे पीछे करके। Hence, टाइम पीरियड t is equal to 2 पाई अंडर रूट, जो याद करा था फर्स्ट टाइम पे इस वीडियो के आते ही, डिस्प्लेसमेंट y अपॉन एक्सेलरेशन a 2 पाई t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, क्या था यहाँ पे, दिस इज SHM और hence y अपॉन a का मैग्नीट्यूड, ये था ना एक्सेलरेशन, तो y अपॉन a का मैग्नीट्यूड m अपॉन k, तो y अपॉन a का वैल्यू हो जाएगी m अपॉन k। अगर m मास की बॉडी k स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग से लटकी हुई है, तो इतना टाइम पीरियड ही पॉसिबल है ऑसिलेशंस के लिए। चाहे आप धीरे खींच छोड़ो, थोड़ा जोर से खींच छोड़ो, वो तेज तेज चलेगा, चाहे धीरे धीरे चलेगा, परंतु एक ऑसिलेशंस में इतना ही टाइम लेगा। आपको अपने फेयर नोटबुक में तो यहीं तक ही करना है, ठीक है। परंतु मैं जो विशेष तौर पे आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट के वाला कोई स्प्रिंग हो और उससे m मास का ब्लॉक लटका हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन m होगा। k m पाई सब कांस्टेंट है, यानी कि ये सिस्टम अगर शांत है तो शांत है, अगर हिला तो 1 सेकंड में कैलकुलेशन करके आएगा फ्रीक्वेंसी, मान लो 5 या 10, 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशंस ही करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी बात की तरफ आप अग्रसर हो रहे हो, ठीक है। या तो फिर कॉपी करना, आप ये भी लिखें, आप नोट्स तो आपको पर्सनल बनना है अपने, अब इस बात को भी इंडिकेट करें। चलिए जी, यहां तक बात हुई। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स, पार्ट ए। ऐसे दो स्प्रिंग बांधे हुए हैं, फोर्स कांस्टेंट K1 K2, ये स्थिति है। तो देखिए, अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट L हो गया हो तो दोनों ही LL खींचे होंगे ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स F1 इज इक्वल टू माइनस K1 L और F2 माइनस K2 पर डिस्प्लेसमेंट L ही है। इस पोजीशन से बांधोगे तो बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों में, इसलिए नेट रिस्टोरिंग फोर्स, नेट रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 माइनस K1L और ये इसी वैल्यू माइनस K2L, माइनस भी कॉमन और L भी कॉमन, तो K1 प्लस K2, यानी कि F इक्वल टू माइनस KL के फॉर्मूले को देखते हैं, F इक्वल टू माइनस K L तो नहीं है, यानी कि
दो स्प्रिंग अगर ऐसे जुड़े होंगे तो उन दोनों को सीधा जोड़ दो, वो इनका इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा। देयरफॉर फोर्स कांस्टेंट इफेक्टिव दोनों मिला के रिजल्टेंट K1 प्लस K1 प्लस K, देन टाइम पीरियड अगर इसको खींच के छोड़ दें तो कितने टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेशंस करें? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, और k का काम इस इन दोनों का डायरेक्ट सम K1 प्लस K2 करना। ओके, पार्ट बी। अगर ये स्थिति हो, इक्विलिब्रियम में आ जाए और खींच के छोड़ दें तो झन, ठीक, तब क्या फर्क पड़ेगा? K1 K2। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम में L आ गया हो, ये तो L डिस्टेंस स्ट्रेच हो गया और ये L डिस्टेंस डिप्रेस हो गया। ओके, वो स्ट्रेच हुआ तो वापस आने के लिए फोर्स आएगा, और ये कंप्रेस हुआ तो भी वापस आने के लिए ऊपर ही फोर्स आएगा F2। F1 इक्वल टू माइनस KL फॉर्मूले से माइनस K1 और L एक जैसे ही, माइनस K2 और L उतना ही, चाहे कंप्रेस हुआ हो चाहे स्ट्रेच हुआ हो। इसलिए नेट रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू F1 प्लस F2, और दोनों वैल्यू पुट करोगे माइनस K1L माइनस K2L, माइनस कॉमन और L कॉमन, K1 प्लस K2। अभी रिस्टोरिंग फोर्स वैसे काम करता है। Therefore K effective is equal to K1 plus K2. Therefore time period is now also under root 2 pi m upon K. K is now K1 plus K2. ओके, अगर ये दो स्थितियों के साथ स्प्रिंग्स जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। दोनों के को सीधा ऐड कर दो, आंख बंद करके रिजल्टेंट किया जाए, बाकी सारे फंडे वैसे ही काम करते हैं। पर अब जो मैं बताने जा रहा हूं तीसरा भाग, उसमें थोड़ा चिंतनीय विषय है, पार्ट सी। पार्ट सी, पहले एक स्प्रिंग, फिर दूसरा स्प्रिंग और तब ब्लॉक होगा। अब देखो, अगर इन दोनों स्प्रिंग में से एक कहड़ा स्प्रिंग है हार्ड और एक लूज है, और ब्लॉक लटकाते ही लूज वाला तो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, हार्ड वाला कम होगा। अब दोनों में डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग हैं। मान लो इस वेट, इस मास के लटकाने से इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ मान लो L1 है, इसमें L2 है, तो ये तो कुल मिला के L1 प्लस L2 नीचे आ गया होगा ना। L1 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ और L2 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। तो देखो, अब झेल ये भी इसी मास को रहा है और ये भी इसी मास को रहा है, खुद के मास नेगेटिव होते हैं। ये कितना फोर्स ऊपर लगाएगा, ये कितना फोर्स ऊपर लगाएगा, ये निकालिए पहले। F1 इज इक्वल टू माइनस K1 L1 नाउ, F2 इज इक्वल टू माइनस K2 L2, ठीक है। बट F1 इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F से, क्योंकि इसको भी M को ही संभालना है और इसको भी M को ही संभालना है, ठीक है। तो अब यहां देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, L1 प्लस L2 कैसे आएगा? L1 प्लस L2 डिस्प्लेसमेंट हुआ ना उसमें, जब ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो आप इसको K2 से इंटू कर दो, इसको K1 से कर दो। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई K2, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई K1 एंड देन एडिंग। ये काम करने जरा, इसे K2 से इंटू करो, F1
K2 इज इक्वल टू माइनस K1 K2 L1। F2 इसमें K1 की इंटू करी, यहां भी K1 की इंटू करो, माइनस K1 K2 L2। अब ऐड कर दो, F1 K2 प्लस F2 K1 और माइनस भी कॉमन और K1 K2 भी कॉमन, क्या बचेगा L1 प्लस L2, इसकी जरूरत थी हमें। और F1 F2 दोनों F के इक्वल है, F K2 प्लस F K1 माइनस K1 K2 L1 प्लस L2। F टेक एज कॉमन, K1 प्लस K2 और माइनस के K1 K2 L1 प्लस L2। सो F इज इक्वल टू माइनस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और इंटू L1 प्लस L2। विचार कीजिए जरा, ये कितना झुका नीचे, L1 प्लस L2 इतना झुक गया, नेट पर इतना लग रहा, तो ये रहा होगा ना K F इज माइनस के L, इतना खिंच गया तो ये रहा होगा K L। Hence spring constant effective is K1 K2 upon K1 plus K2। उल्टा कर लो, 1 upon K effective K1 plus K2 upon K1 K2, इंडिविजुअल डिवाइडिंग दो, K1 upon K1 K2 प्लस K2 upon K1 K2, K1 कैंसिल K2 कैंसिल, 1 upon K1 प्लस 1 upon K2, 1 upon K effective is 1 upon K1 plus 1 upon K2। और तब टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k या m इंटू 1 अपॉन k, एंड 1 अपॉन k इज 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K। इतना टाइम पीरियड तब। प्यारे बच्चों, वीडियो लंबी बन रही है पर इसको बीच में छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए आप मुश्किल से 2 मिनट के लिए अपनी सारी ताकत कंसंट्रेट करो। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ सारा सारांश उसमें आ जाएगा, फिर जब दोबारा देखोगे तो सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी। प्यारे बच्चों, अगर K1 और K2 इस तरह से जुड़े हुए हो कि इनमें डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो, तो इसका मतलब अगर आपको एक ही स्प्रिंग लेना पड़े जो ऐसा ही काम करे जो दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो उसका K क्या होगा? उसका K निकलेगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। और बाकी आसान है। अगर ये स्थिति है K1 K2 और इसको ऑक्सीडेशंस करेगा, तो उतना ही ऑक्सीडेशंस अगर एक ही स्प्रिंग से करना होता तो सीधा K1 प्लस K2 वाला स्प्रिंग ले लो अकेले ही, वो इन दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो ऐसा अकेला ही काम करेगा। और तो और ये स्थिति भी है तब भी उसका काम ऐसा ही होगा, ठीक है। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं इससे आपको अचानक आगे खुल जाएगी, यार तुमने बहुत बड़ी चीज पढ़ ली। अभी तो हो सकता है कुछ बोर से हो रहे हो, ठीक है, पर बोर होके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारना बिल्कुल भी। इसी कारण से वीडियो लंबी होने की मैं परवाह नहीं कर रहा हूं इस समय मैं अब जो बताने जा रहा हूं 2 मिनट के अंदर आपको आज की पढ़ाई का पता चल जाएगा कि हो अच्छा, ऐसी भावनाएं निकलेंगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा। और जब मेरे प्यारे बच्चों अगर ये बात आपके दिमाग में आई तो वीडियो को दोबारा देख लेना। अच्छा सर, अच्छा तब समझ में आएगी सारी बातें। देखो क्वेश्चन क्या ऐसा आएगा जिसे देख के चक्कर आ जाता है, पर आपको चक्कर नहीं आएंगे।
ये 1 2 3 4 स्प्रिंग इस तरह से अरेंज कर रखे हैं, 5 किलो बॉडी लटका रखी है। क्वेश्चन आएगा अगर 5 किलो की बॉडी को जरा से खींच के छोड़ दें तो ऑस्किलेशंस का टाइम पीरियड बताओ। और स्प्रिंग ब्लॉक के लिए ये फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। m दे रखा है, 2 पाई भी कम फॉर्म है, बस k चाहिए क्योंकि एक स्प्रिंग तो है नहीं यहाँ। तो इन चारों का इफेक्टिव क्या निकलेगा ये आपको निकालना है। और जिसमें कि ये दोनों पैरेलल केस में, जो कि पार्ट ए बताया था, इस तरह से अगर जुड़े हुए हों तो उनको आंख बंद कर सीधा ऐड कर लो। 200 + 200 400 का एक ही मान लो बस, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका इजी डायग्राम? ये था 100 Nm/m का, और इन दोनों में अकेला आ गया 200 + 200। इस केस के सीधा जोड़ देते हैं ना, 400 Nm और ये 500 Nm। अब अगर ये खींचेगा तो तीनों बराबर स्ट्रेंथ थोड़ी होगी, अलग अलग खींचेंगे। लास्ट पार्ट सी वाला केस, इन तीनों इफेक्टिव कैसे निकले? के इफेक्टिव इस तरह से हो तो उल्टा करके निकलता है, 1/100 + 1/400 + 1/500। उम्मीद करता हूं दिमाग में आना शुरू हो गया होगा। 2000 तो 20 आएगा सर, प्लस 5 आ जाएगा और प्लस 4 आ जाएगा। तो 4 में 20 सही है, 5 चौक 20 और 100, ठीक। 29/2000, ठीक है। इसलिए उल्टा कर दो फिर, के इफेक्टिव 2000/29। ये तो मैंने रफली नंबर दे दिया ना, बहुत अच्छा नंबर है। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि ये 5 किलो की बॉडी इन 500 400 100 की इन 3 से लटका लो, या इतने के एक से ही लटका लो। बात एक ही है, इन चारों के बदले आप इस के वाले एक से ही लटका लो, वही टाइम पीरियड आएगा। ये इंपॉर्टेंस है। और इस टाइप के क्वेश्चन भरमार आते हैं आपके कॉम्पिटिशन्स में। ऐसे ऐसे स्प्रिंग का जाल बना देंगे कि देख के चक्कर आ जाएगा, जो कि है कुछ भी नहीं। जहां पार्ट ए और पार्ट बी की तरह उन के को सीधा जोड़ दो, और जहां एक के बाद एक आया पार्ट सी की तरह तो रेसिप्रोकल ऐड कर दो, कुछ भी नहीं है। जब आप क्वेश्चन करने शुरू करेंगे तो धड़ाधड़ क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे। और इस वीडियो के बाद स्प्रिंग वाले क्वेश्चन करेंगे, बाकी बताता हूँ थोड़ी देर में। इसको खत्म करने पहले, सो टाइम पीरियड m/k, 5/k, k की वैल्यू है 2000 बटा ऊपर पहुंच जाएगा, और आप कैलकुलेशन हो जाएगी इतने से। इस टाइप क्वेश्चन तो बताओ पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी को पढ़ना कितना जरूरी है। ओके प्यारे बच्चों, अटेंडेंस के नाम पे जय हिंद लिखेंगे। और आज आपका टारगेट इस वर्क को पूरा करके स्प्रिंग वाले न्यूमेरिकल्स धुआंधार शुरू कर दो, धुआंधार। ठीक है, प्रॉब्लम फोटो ग्रुप में डाल दो, ठीक। अपना कार्यवाही कंटिन्यू रखो। स्प्रिंग वाले क्वेश्चन पे वक्त देना है अब जितना ज़्यादा हो सके। और आज के काम को फुल अपडेट करो। कोई दिक्कत होती हो फ़ोन करो या व्हाट्सएप में लिखो, और इसके अंजाम की तरफ पहुंचो और होमवर्क जल्दी भेज दो। ओके बच्चों, बाय।